मुझे लगता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से आवाज़ हमें नहीं आ पा रही है। सिद्धार्थ सर, आपको आ रही थी क्या आवाज़ या मेरे को ही हाँ नहीं आ रही थी? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही थी, नरेंद्र सर की आवाज मुझे भी नहीं आ पा रही थी, तो हाँ, उनके वो शायद शायद से हो ऑडियो सकता में। है कि कुछ जी। जी, ठीक है। सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एरिया पे, सेक्टर पे फ़ोकस किया गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और जैसे कि हेल्थ है और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक भी निकल के आए हैं जो अब जो हमारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनको एक मौका मिल गया है, इंफ्रा के सेक्टर में और उनके एंसिलरी जो सेक्टर है, वहाँ पे भी निवेश करने का। इस बारे में चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन एक हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ गई हैं, शीतल बाकरे जी। उनसे उनकी राय भी ले लेते हैं कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें थी? क्या बजट उनकी उम्मीदों में खरा उतरा या फिर नहीं? नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, थैंक यू। एक्चुअली जी, ये जो थैंक यू बजट फॉर था, जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइट। यस मैम, ये जो बजट है ये एक्चुअली 2 बार बजट होने वाला है। तो इस बार हमने जैसे प्रेडिक्शन दिया था कि टैक्स में कोई खास बदलाव नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन का साल है तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटी मोटी चेंजेस ज्यादा एक्सेप्टेशन थी, बट वो कहीं नहीं हो पाई है, ऐसे हम लोग बोल पाते हैं। काफी अच्छा बजट भी बोल सकते हैं, मतलब अगर आप मुझे 100 में से पूछोगे तो 60% मार्क्स हम लोग दे सकते हैं। 40% उम्मीद से कहीं ना कहीं कम मिला है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। जी, ठीक है। तो प्रेडिक्शन जो दी थी वो कहीं न कहीं खरी उतरी है और ये यूनियन बजट है तो ज़्यादा आशाएँ हमने नहीं लगाई थी, लेकिन जो लगाई थी उसमें कितना-कितना ये हम डाइसी-डाइसी बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो अच्छी चीज़ है कि मतलब हाँ, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात हुई है, देश की बात हुई है। लेकिन कुछ लोग जो सैलरी स्लैब वाले हैं, वो कहीं न कहीं वो यहाँ पे निराशा में बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि टैक्स स्लैब जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो हमारा क्या? उसको देखते हुए मैम आप क्या बताना चाहेंगी? क्या बोलना चाहेंगी? क्या राय देना चाहेंगी? अभी के लिए मैं ये बोलूंगी कि 2-3 महीने का और वेट कर लीजिए। जो जून और जुलाई में आएगा उसमें काफी सारी हलचल हमें मिलेगी। अभी इन लोगों के पास थोड़ा ही टाइम था, इसलिए ये इन लोगों ने ज्यादा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सैलरी पर्सन उन्हें दी जाए या टैक्स बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो भी खर्चा गवर्नमेंट का हो गया था ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए थे। उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इस बार ज्यादा प्रयास किया है। अगर टैक्स कम कर देते तो शायद वो जो हम लोग बोलते हैं बैकलॉग हो गया था, एक काफी सारी चीजें अनसर्टेनिटी हो गई थी, वो कम करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था। ये सोच के शायद एक अंदाज हमने लगाया कि ये सोच के ही शायद गवर्नमेंट ने टैक्सेस के लिए और सैलरी पर्सन के लिए कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं। जी, ठीक है, तो ये जानकारी ले ली है। सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, सुबह जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम तक बजट रिलीज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब बजट रिलीज़ हो गया है। आपका जो अब फ़ोकस है, कौन से सेक्टर में है? कहाँ पे आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? कहाँ पे निवेश अच्छा हो सकता है? अगर आप ओवरऑल बता दें, तो वो अच्छा है, या तो अगर आपके पास थोड़ा-सा वक़्त हो, अगर आप राशि वाइज़ बताना चाहें, तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए, दो चीजें हैं। राशि वाइज तो खैर या इंडिविजुअल प्रेडिक्शन ना ही करूं तो बेहतर है, वरना हम दोनों ही हम नए जगह ट्रोल हो रहे होंगे। तो एक्चुअली अभी सेबी की भी एक गाइडलाइंस है और उसको रेस्पेक्ट करते हुँ, हुए मेरे लिए इंडिविजुअल ओपिनियन देना एक सही ओपिनियन नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब तक कि वहां पे एक क्लैरिटी नहीं आती। ऑल्दो मैं उस डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ नहीं करता हूँ, ये अलग की चर्चा है, जल्दी ही इस पे भी बात करेंगे। बट जहां तक आता हूं, जहां तक बात करें, देखिए इस समय में अगर इस बजट को देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है कि एक फ्यूचर विजन जरूर दिख रहा है। तो हर वो चीज जो बदलते भारत के फ्यूचर विजन हो सकती है, चाहे वो सोलर पावर हो या बेटर टर्म दो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रा हो या किसी भी तरह का हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो क्लियरली एक विजन में आपको दिख रहा है। साथ ही साथ एक और विजन जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है स्किल डेवलपमेंट। भले इसकी कोई लिस्टेड कंपनी हो या ना हो आज की तारीख में, बट कुछ कंपनियां हैं जो अभी जो एसएमई आईपीओ में है, कुछ कंपनियां अभी एक दो दिन पहले लिस्ट हुई है जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में है। तो वो एक अलग ट्रैक हो सकता है, या फिर वैसी आईटी कंपनियां जो इनको टारगेट करती है, जो एजुकेशन या एम्पावरमेंट के एरिया में जिनके पास लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। देखिए जहां तक सब एक और चीज है, जहां तक बहुत बड़ी चीज है, तो ये कुछ सेक्टर्स हो सकते हैं जहां हम सोच सकते हैं। और अगर मैं इस साल के पर्सपेक्टिव से देखूं, 2024 के साल के पर्सपेक्टिव से, सनी देव का साल है। जब मैंने पहली बार ही मिला था, मैंने यही बोला था कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो एक अच्छा सेक्टर रहेगा और एक अच्छा ग्रोथ वहां में देखने को मिलेगा। लेकिन जी, पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बहुत
क्लियर विजन है, क्लैरिटी है। एंड यूजुअली जहां तक मेरी याददाश्त में जाती है, नॉर्मली जब भी इंटरिम बजट आया है, इंटरिम बजट्स में किसी भी तरह के टैक्स स्लैब को बदलने का अभी तक कोई रिवाज हुआ नहीं है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट करने से बचते हैं उसको कि क्योंकि इंटरिम बजट का मेन काम ही होता है कि सरकार वहां पे अपना एक लेखा जोखा रखती है और आगे के विजन को बताती है, ताकि उस विजन को लेके वो अपनी मैनिफेस्टो में ले जा सके, अपने कैंपेन में लेके जा सके, और एक वहां पे क्लैरिटी। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि हम एज अ पर्सन हम बहुत सारी उम्मीदें पाल सकते हैं, क्योंकि सबकी ऐसी जी उम्मीदें होती है, जो भी हमारा सैलरी है, जो हमारा इंडिविजुअल है, उनको हम रिलीफ दे, कैसे दे, बिजनेस के अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट डेफिनेटली एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे एक अच्छी चीज है, और जो मुझे लगता है सैलरी क्लास वालों को बहुत डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही, बट जो मिडिल क्लास के लिए, अगेन डिटेल्स अवेटेड है, बट मिडिल क्लास के लिए जो हाउसिंग सेक्टर की बात हो रही है कि हम वहां पे कुछ जैसे बहुत पहले हमने अफोर्डेबल हाउसिंग लाई थी, जो एक हद तक काफी सारे शहरों में हुआ, बट अगर इस बार कुछ दूसरा आ रहा है और कुछ डिफरेंट आ रहा है, एक अलग सेक्टर को टारगेट करते हुए, मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए, तो वो एक अच्छा हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में भी अगर हम देखें, जो हमारा सैलरीड इनकम पीपल है, जो मैक्सिमम वो है जो अपने होम टाउन से माइग्रेटेड है, और उनका एक सपना होता है कि घर हो अपना। तो अगर उस सपने को पूरा करने की तरफ कोई अगर इंसेंटिव आता है, तो वो एक अच्छा मैसेज भी जाता है, एक अच्छा एंथुसियाज्म भी लोगों को दे रहा है। तो वो एक डेफिनेटली एक पॉइंट हो सकता है। बाकी तो जो बजट है अच्छा है, विजन के हिसाब से सही है, बट डेफिनेटली मतलब जो उम्मीदें हैं और बेहतर हम कर सकते थे, जो जब पूरा बजट जून या जुलाई जब भी गवर्नमेंट लेके आए, वहां पे थोड़ा जरूरी है चीजों को सोचने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी दुनिया बदल रही है, जिस हिसाब से हम बदल रहे हैं, हमें उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, ठीक है। तो देख लिया है कि क्या उम्मीदें थी और साथ ही साथ कौन से सेक्टर में, कौन से ऐसे अलग-अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ से हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिले। वो हमने इकोनॉमिकली भी देख लिया है, एस्ट्रोलॉजिकली भी देख लिया है। इसी चीज़ को बढ़ाते हुए शीतल मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपका कौन से यस। सेक्टर में फोकस है? एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली कौन सा सेक्टर लग रहा है कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देने वाला है, एक अच्छा खासा बूम दिखाने वाला है? आईटी सेक्टर्स बहुत अच्छा रहने वाला है, इवन टू गोल्ड रिलेटेड। और जैसे शनि जी का साल है ना, शनि जी के साल में ना अगर आप देखोगे तो 24 की बात की जाए तो सिल्वर सेक्टर्स हमने ऑलरेडी ऑयल, सिल्वर एंड मेटल में हमने बोल दिया था। और यस, उसी तरीके से अगर आप आज देखोगे ना तो काफी सारा लोन लोन रिलेटेड भी आपने देखा होगा, राहत मिलते हुए देखिए। एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि शनि जी जो है वो जजमेंटल होते हैं, तो उनका मेहनत करने वालों पे ज्यादा फोकस होता है। जो ज्यादा मेहनत करते हैं उन्हें भर भर के मिलता है। तो किसान जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, आईटी वाले थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो यस, डेफिनेटली इन लोगों के लिए 2024, और अगर इन लोगों के लिए 2024 है तो सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो कि यही स्टॉक मार्केट में भी ज्यादा काम करते हुए हमें देखेंगे। तो रिलेटेड मेटल, ऑयल एंड आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर 2024 के आने वाले बजट में भी हमें देखने के लिए मिलेंगे कि इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जी, और ये ग्रोथ स्टोरी का भी एक पार्ट है। जब भी कोई भी देश ग्रो होता है, डेवलपमेंट्स होती है, तो ये सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा मेजॉरिटी रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। इस लिहाज से भी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ सर, आपके लिए एक सवाल आया है, जी मैं पढ़ देती हूँ एक बार। शनि के साल में माइनिंग स्टॉक जैसे कि एनएमडीसी और जीएमडीसी जैसे शेयर वापस से री रेट होते हुए दिख सकते हैं क्या? चलिए, दो हिस्से हैं। सबसे पहले माइनिंग सेक्टर पे मैं ओपिनियन जरूर दूंगा अगेन, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक पे ओपिनियन देने से बचूंगा, क्योंकि वो एक सही प्रोगेटिव नहीं होगा एक इंडिविजुअल। बट देखिए, डेफिनेटली कोई भी जब हम सेक्टर को सोचते हैं और 2024 के पर्सपेक्टिव से भी सोचे, या फिर आने वाले सालों के पर्सपेक्टिव से सोचे, तो माइनिंग डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर है। ये मैं सुबह भी बात कर रहा था, जिसकी हो सकती है डेफिनेटली माइनिंग है, और खासकर जो प्रोसेस्ड माइनिंग के बाद जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो एक डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर। तो डेफिनेटली 2024 का साल एक बेहतर ऑप्शन है इसके लिए, जो हाँ सोचा जा सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ओपिनियन देने से बचूंगा। और इस टाइम पे कहाँ पे हमें अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है? शीतल मैम, यही सवाल मैं आपके पास भी लेके आना चाहूंगी। जैसे कि आपने पहले ही बता दिया था सेक्टर स्पेसिफिक, तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे कि ये स्टॉक्स है माइनिंग सेक्टर के, एनएमडीसी और जीएमडीसी, ये हमें वापस से री रेट होते हुए दिख सकते हैं क्या मार्केट के अंदर?
शीतल मैम, आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हाँ, यस हेलो, मैम। आवाज आ रही है? जी मैम, आपको यस, सवाल आवाज आ सुनाई रही दिया है। था क्या? नहीं, सॉरी। नहीं, ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कि माइनिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि माइनिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली जो स्टॉक है एनएमडीसी और जीएमडीसी, अभी इन्होंने इनका जो वैल्यूएशन है करंट मार्केट से हाई हो गया है, क्या हमें ये री रेट होते हुए दिख सकते हैं जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिले? डेफिनेटली 2024 जो साल है ना, उसमें काफी सारे स्टॉक्स एंड काफी सारे सेक्टर्स हमें काफी अच्छे भाव पे मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या तो फिर हम लोग 58 वीक स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं वो आप अप्लाई कर लीजिए। अभी के लिए आप थोड़ा सा खरीद सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। बट हाँ, डेफिनेटली 100% इन्वेस्टमेंट मत करिए, फंड अपने डाइवर्सिफाइड करिए। ये दोनों सेक्टर्स, माइनिंग सेक्टर्स होने दीजिए, बहुत अच्छा है। और जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो भी बहुत अच्छी है। बट हर बार मार्केट नीचे आने की उम्मीद हर कोई लगाए रखता है, और वो आता ही है, तो यस डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा नीचे में भी बाय ऑन डिप्स खरीदने के लिए। 2024 आपको लगातार चांस देने वाला है। जी, ठीक है। तो ये जानकारी भी ले लिए। मैम, एक सवाल और आ रहा है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन, खासकर हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो निफ्टी की वैल्यूएशन देख रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि एक करेक्शन आना बाकी है। तो गैप को क्लियर करने के लिए क्या निफ्टी के हमें जो लेवल है वो 20,300 तक देखने को मिल सकते हैं? ये अभी के लिए कहना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, डेफिनेटली 20,300 के आसपास तो नहीं, बट 21,200, 21,100 के आसपास जल्दी हम लोग देख सकते हैं। जी, ठीक है। सिद्धार्थ सर, आप इसमें अपनी कोई राय देना चाहेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में? देखिए, अगर निफ्टी के हम 20,000 के वैल्यू को सोच रहे हैं तो एटलीस्ट इलेक्शन से पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि वो वैल्यू हम देख रहे हैं, जी। क्योंकि यहाँ से अब जिस समय हम बात कर रहे हैं अगले मैक्सिमम 2 से 3 हफ्तों में इलेक्शन के डेट्स आ जाएंगे। और यूजुअली अगर हम बाकी के इलेक्शन सालों को भी देखें तो नॉर्मली एक प्री इलेक्शन रैली मार्केट में रहता है, तो मार्केट अगर 20,000 के लेवल को मुझे नहीं लगता टच करेगा। बट हाँ, जैसा शीतल जी ने भी बोला कि डेफिनेटली जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हैं वहां आपको अप्स एंड डाउन मिल सकता है, 1% 1.5% का इधर उधर। बट इतना मेजर करेक्शन के 20,000 या उसके नीचे के वैल्यू पे जाए, मुझे नहीं लगता कि अभी इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा। जी, ठीक है। तो ऐसे आसार नहीं है, क्योंकि एक आज तो एक इवेंट था, इसके साथ साथ आने वाले टाइम में भी हमारे पास एक अच्छा खासा बड़ा इवेंट है जिसको देखते हुए बाजार इतनी जल्दी तो रिएक्ट नहीं करने वाला है सर। लेकिन अगर हम ना जनवरी का डेटा देखें, पास जनवरी का देखें, और पिछले मतलब साल 2008 से अगर हम जनवरी का डेटा देखें, तो जनवरी की हिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं रही है कभी। हमेशा जनवरी को वॉलेटाइल मंथ बोला गया है। स्टॉक मार्केट में हमें कहीं ना कहीं उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन साल 2024 आते ही इसमें हमने जनवरी में देखा कि एक हमें कंसोलिडेशन का फेज दिखा है, लेकिन कोई ऐसी मेजर गिरावट नहीं आई है, डाउन साइड नहीं आया है। क्या हम इसका क्रेडिट अपने एस्ट्रोलॉजी को दे सकते हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उन्हें दे सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अब चीजें हैं, हमारी जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रांग हो गई है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें इतनी जल्दी से हिट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो बाउंस बैक का क्राइटेरिया है वो काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो गया है? देखिए, 2-3 चीज़ें, अगर हम पहले भी जनवरी को देखेंगे तो जनवरी एक थोड़ा म्यूटेड मंथ ज़रूर रहता है, बट बहुत शार्प फॉल को लेके नहीं आता। इस साल को भी देखें तो हमारे पास एक दिन था जनवरी में, शायद 15 या 16 जनवरी के आसपास, जब मार्केट ने लगभग 1500 या 1600 पॉइंट के आसपास का करेक्शन किया था। तो ऐसा नहीं है कि उसने इस साल को बकस दिया, इस साल भी उसने वो करेक्शन दिया है जो उसको चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हम मार्केट के करेक्शन को देखते हैं तो आप किस लेवल से देख रहे हैं। जब हमारा मार्केट 20,000 के नीचे के लेवल पे था, वहाँ पे अगर आपको 1% का करेक्शन हो रहा है या 1.5% का करेक्शन हो रहा है, आपको वैल्यू टर्म्स में छोटा भी होगा, परसेंटेज टर्म्स में बड़ा हो रहा था। जब आपका मार्केट ऑलरेडी मतलब 21 के ऊपर है और वहां पे अगर एक परसेंट उस सेम परसेंटेज टर्म जाएगा तो वैल्यू टर्म में वो छोटा हो जाएगा उस हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे जो बहुत जरूरी चीज है ना, देखिए हम जब भी कोई मार्केट है, किसी भी हेल्दी मार्केट में अगर हम अपने मार्केट को छोड़ देते हैं, अपने दिल के धड़कन को भी देखें ना, तो वो हमेशा ऊपर और नीचे जाएगा। दिल का धड़कन में अगर सीधा चला गया तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। बाकी लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं कि भाई दिल स्ट्रेट लाइन हो गया। तो वैसे ही मार्केट का भी एक प्लेट्यू में रहना है, कंसोलिडेशन में रहना सही नहीं। बट आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो मार्केट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो बढ़ रहा है।
और अभी भी अगर हम देखें, अगर भारत को हम कंपेयर करें बाकी दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमी से या डेवलप्ड इकोनॉमी से, उनका जो रिटेल पार्टिसिपेशन टू द मार्केट और हमारा जो रिटेल, तो वहां पे हम थोड़ा अभी भी कम है। और ये नंबर्स बढ़ेगा क्योंकि हमारा जो यूथ है, एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि इंडिया इस समय में वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन, जो यूथ है उसके पास इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स है जहां आप चीजें जल्दी सीख सकते हो, जल्दी जान सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है, उनके एस्पिरेशंस बड़े हैं, वो रिस्क लेने को तैयार है। जब उनके पास तीनों ही चीजें हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है, रिस्क है, और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो यूथ है या हमारा जो जेनजी है या ये जो सेगमेंट है ना, जब भी कोई एक सेगमेंट हमारा डेमोग्राफी में बेहतर कर रहा होता है या एक अच्छा डायरेक्शन दे रहा होता है, बाकी लोग भी उससे सीखते हैं। जैसे आप किसी को भी सुनेंगे, अगर मैं किसी भी टीचर को सुनेंगे या किसी भी लीडर को सुनेंगे, हम सब एक चीज बोलते हैं ना कि जिनको वो कोच कर रहे हैं वो भी उनको कुछ सिखा के जाते हैं, उनके वैल्यू डायमेंशन को, उनके सिखाने के तरीके को हमेशा इंपैक्ट करता है। ये हमेशा टू वे स्ट्रीट है। तो जो हमारा यूथ है या जो जेनजी है, उनका जो पैटर्न है वो बाकी को भी इंपैक्ट करेगा, और बाकी को भी इंपैक्ट करेगा क्योंकि उनके भी एस्पिरेशंस है, उनको भी एक गोल है, कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि भाई मुझे अपने लाइफ को एक बेटर करना है, मुझे एक लाइफ में एस्पिरेशन देना है। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली लेके आ जाए, जब सुबह भी बात कर रहा था, शनि देव का साल है, बहुत अच्छी बात, बट ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जिस साल में बैठे हैं, ये साल 2 से शुरू हो रहा है। 2 चंद्रमा का नंबर है, जो अपने आप में एक चंचल नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो इंसान को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, साथ में नई चीजों की तरफ भी लेके जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो यूथ है वो क्रिप्टो की, भले क्रिप्टो एक एरिया हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, बट लोग करते हैं। आप देखेंगे इनफैक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यंग गन्स हैं हमारे, जो मतलब स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं, जो आज से 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो डेफिनेटली उनके पैटर्न्स बट, सिंस हमारा अपना रिटेल पार्टिसिपेशन इतना बेहतर हो रहा है कि डेफिनेटली हम काफी हद तक शॉक प्रूफ है, बट ऐसा नहीं है कि हम 100% शॉक प्रूफ है, क्योंकि जो भी जियोपॉलिटिकल चीजें होती हैं वो हमेशा सबको इम्पैक्ट करती है, क्वांटम इफेक्ट अलग अलग होते हैं। दूसरा, हमारा बहुत बड़ी सेक्टर है, चाहे वो आईटी हो या बाकी हो, उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बाकी के देशों से भी आता है। वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस के लिए आपको डेफिनेटली अगर वहां कुछ परिवर्तन आएगा तो यहाँ रहेगा। दूसरा, 2024 एक ऐसा साल होने वाला है ना, जहां बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शन है, चाहे हम भारत की बात कर ले, यूएस की बात कर ले, और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज है जहां हमें इलेक्शंस देखने को मिलेगा। और जब इतनी सारी कंट्रीज एक साथ अगर इलेक्शन में जा रही है तो सर्टेनली इसका इम्पैक्ट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। बट हाँ, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, और ये कैसा एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट है जहां सब लोग एक साथ है, कि अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी को देखें भारत के पर्सपेक्टिव से, वो अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई बट्टा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड जैसा थोड़ी देर पहले शीतल मैम बता भी रही थी, शनिदेव बुरे नहीं, जो आप बोओगे वो आपको देंगे। अगर आपने अच्छा काम किया है तो खुश होने की बात है, अच्छा काम नहीं किया है तो दुखी होने की बात है। और अच्छा काम नहीं, अगर मैं किसी एग्जाम में जाके लिख के नहीं आऊं, मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं पास कर जाऊं, तो मेरा गलत एक्सपेक्टेशन है ना, वो मेरी गलत आशा है। लेकिन अगर मैं एग्जाम में जाके मेहनत करके आया हूं, अच्छे से लिख कर आया हूं, तब आशा करूं, तब उम्मीद करूं, और शनिदेव को भी डिनाई नहीं करती, क्योंकि अगर मैं तो कर्मा शनिदेव है। को देख लूं, बिल्कुल, और कर्म से ज्यादा क्या क्या है ना, शनिदेव को देख ले तो शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के साथ 11वें भाव के भी मालिक है, जो लाभ का भाव है। कर्म तो है ही, लाभ भी है, दोनों उन्हीं के पास है। तो शनि से बड़ा राजयोग कारक कोई नहीं है। बस ये है कि क्या हम तैयार हैं शनि से लेने के लिए, ये एक सवाल का विषय जरूर हो सकता है। जी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करा है हमें कि जो जनवरी का मंथ रहा है, अगर हम 2008 की बात करें तो 30% का शार्प हमें डाउन साइड देखने को मिला था। उसके बाद 15%, 10%, 13%, और इस तरीके की हिस्ट्री है जो बनाता गया है। लेकिन इस बार इंडियन इकोनॉमी को हम क्रेडिट देना चाहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इस तरीके से सस्टेन है, इस तरीके से बाउंस बैक करके आ रही है कि उसे ना इस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही है, उनका जो पैसा है वो इस तरीके से काम आ रहा है बाजार के अंदर, वो उस तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करके बैठे हैं ताकि वो कोई भी अगर जर्क भी आ रहा है तो उसको कुशन की तरह एक काम में ले रहे हैं और कुशन की तरह पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। शीतल मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जनवरी की कहानी तो हमने सुन ली, एक बार इसके ऊपर राय हम आपसे भी लेना चाहेंगे कि आपकी क्या राय बनती है। आप भी जनवरी को दोष देना चाहेंगे, या इस बार जो जनवरी आया है हमें कोई शार्प डाउनफॉल नहीं देखने को मिला है? निफ्टी में अगर हम सामने चार्ट्स के ऊपर ही देख ले तो जनवरी खत्म हो गया है, आज हम 1 फरवरी में है, तो 0.13% का डाउन साइड आया है।
अगर यही चीज हम साल 2022 की करें तो 2022 में 6% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला था, और 2008 जो तो एक हिस्ट्री है वो तो किसी से अभी तक छुपी नहीं है, उसको रिकवरी लेते लेते बाजार ने कितना वक्त लगा दिया था। क्या राय बनती है मैम? जी हाँ, गिरावट किसी भी को भी पसंद नहीं आती है, तो आप 2024 को पहले थैंक यू बोल दीजिए कि गिरावट जनवरी में आई नहीं है, तो मतलब थैंकफुल है हम लोग। एज पर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी देखोगे ना, तो अप्स एंड डाउन्स हर मंथ में बने होते हैं, हर दिन के बने हुए होते हैं। तो लाइक जैसे आपने बोला कि हार्ट जब ऊपर नीचे होता है और एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो किसी को पसंद नहीं आती है, जैसे सिद्धार्थ सर ने अभी बोला। तो जी हाँ, इसे रोलर कोस्टर ही बोला जाता है, और जब तक मार्केट डीप नहीं आएगा तब तक आप खरीदोगे ही कैसे? जब ऊपर ऊपर जाते रहेगा तो खरीदारी तो मुश्किल हो जाएगी, तो उसके लिए तो मार्केट नीचे आना जरूरी होता है। बट हाँ, 2024 में जितना कम फॉल हमने जनवरी में देखा है, डेफिनेटली लास्ट 2-3 साल से हमने बहुत ज्यादा देखा था, ऐसे मैं बोलूंगी। बट 2024 में अगेन मैं वही बोलूंगी, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मई महीने के बाद में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा अक्टूबर तक। वहां पे डेफिनेटली आपको बाइंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एज ए न्यूमरोलॉजी, एज ए एस्ट्रोलॉजी, काफी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले ही बोला। बट आप जो एक्सेप्टेशन अभी रख रहे हो, यस डेफिनेटली इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 20,000 का तो एक स्तर डेफिनेटली 2024 में हम लोग छू सकते हैं। इस बार दिसंबर में थोड़ी सी ज्यादा गिरावट हमने देखी थी। एज पर मार्केट का एक रूल है, रिस्क है तो इश्क है। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्रिसमस हॉलीडेज के वजह से वो फंडा पहले चलता था। अब एक्चुअली कोई छुट्टी या फिर क्रिसमस वैकेशन मार्केट में कहीं दिखते नहीं है। ऑलवेज नए लोग आते हैं, नए लोग खरीदारी करते हुए हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से ये सिलसिला चलते रहेगा। बट एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट के हिसाब से शनिदेव तो हमने देखे ही है। स्टॉक मार्केट के लिए डेफिनेटली राहु और केतु बहुत बड़े कारक ग्रह होते हैं। कुंडली में आपका 5 एंड 11 घर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अगर स्ट्रांग है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट या फिर तेजी में आपको फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका राजयोग हो तो। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है और मैम ने बता दिया है कि जो जनवरी का महीना किस तरीके का रहा है और 2024 हमारे लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मैम, ये बात हमने कर ली एज अ प्रोफेशन कि जो आपका प्रोफेशन है उसको देखते हुए क्या उम्मीद जताई जा रही थी, बजट से क्या एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अगर पर्सनल नोट में मैं पूछना चाहूँ कि आने वाला जो बजट है नेक्स्ट, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो वो क्या होगी? डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। जो इस बजट में मिसिंग है वो सारा मेरे हिसाब से उस बजट में कवर अप करने के लिए जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो कोशिश करेगी, काफी सारा दिलासा देगी, क्योंकि वो उनके लिए पहला बजट होगा। चाहे यही सरकार स्टेबल भी रही तो उस साल का, उस 5 साल का वो पहला बजट होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भर भर के देने की कोशिश करेगी। इस नए बजट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर इन बिटवीन बजट के पहले अगर मार्केट नीचे मिलता है आपको कहीं पे भी डीप में, आपको एग्रीकल्चर, ऑयल, आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों को मेटल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना, सीमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। जी, ठीक है। तो इंफ्रा ने तो बूम दिखाई दिया है, इस बजट में भी बूम दिखा दिया है, जिसकी वजह से जो एंसिलरी कंपनी है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो, माइनिंग, काफी सारी जो कंपनी से जुड़ी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वहां पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सिद्धार्थ सर, पर्सनली आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जो आने वाला बजट है, क्या हम चाहते हैं कि बजट में हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ये हमारी मनोकामना है कि इस बजट से तो पूरी होनी ही चाहिए? चलिए, एक्सपेक्टेशन की जहां तक बात करें तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन किसी चीज पे बेस्ड नहीं होता। एक्सपेक्टेशन एक पर्सनल थॉट्स होते हैं, एक इमोशंस होते हैं, तो इसको किसी भी रैशनल से कनेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशन विशलिस्ट जरूर है मेरे। अगर विशलिस्ट की बात करूं तो सबसे पहला विशलिस्ट यही है कि हमें एज अ कंट्री ये ध्यान रखना है कि हम अच्छे तो हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, बट ये भी ध्यान रखना है कि हम दुनिया के डायबिटीज कैपिटल भी हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज के कैपिटल बन रहे हैं, प्री मैच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारे कंट्री में टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा हेल्थ सेक्टर में कैसे हम उसको प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जा सके, उसे हमें पॉलिसी लेवल पे शिफ्ट करने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक लिमिट था 5,000 रुपए, वो पता नहीं कितने सालों से वहीं पड़ा हुआ है। तो वहां जरूरत है कि हम सोचें, उसको
इवॉल्व करे। तो एक होलिस्टिक हेल्थ की तरफ फोकस होना चाहिए, जहां पे हम एक प्रिवेंटिव केयर को सोच सके। ये मेरा एक विश लिस्ट होगा, जहां पे पॉलिसी इंसेंटिव बहुत जरूरी है। दूसरा जो हम सोच सकते हैं वो है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेजेज है, चाहे जो मैं सुबह भी बात कर रहा था, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, इसको हम कैसे लिवरेज कर सकते हैं अपने टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज को एक पुश देने के लिए। क्योंकि अगर आप ऋषिकेश की आज बात करेंगे तो ऋषिकेश एक ऐसा सिटी है जिसने डेफिनेटली बहुत सारा इन्फ्लो अचीव किया है सिर्फ एक योगा को ग्राउंड मिलने से। और वैसे बहुत सारे सेंटर्स बन सकते हैं। ट्रेडिशनली आप अक्रॉस इंडिया जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे होलिस्टिक हेल्थ के प्रैक्टिसेस हैं जो बूम कर सकता है। तीसरा कि हमें हमारे जो भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के सेंटर्स आ रहे हैं उनको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, कैसे उनको एम्पावर कर सकते हैं, वो एक तीसरा विश लिस्ट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे लगता है कि अब शायद सरकार को थोड़ा रिस्क दिखाने की जरूरत है और इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। थोड़ा बोल्ड लगता है सुनने में, बट वैसे भी अगर हम देख लें तो लगभग 2.5-3% लोग हैं जो इनकम टैक्स फाइलर्स में आते हैं, सैलरी वाले। उसको अगर हम खत्म भी कर देना, देखिए रादर देन डूइंग अ टैक्सेशन और इनकम टैक्स एट द सोर्स, आप कंजम्पशन में तो टैक्स हर जगह है ही ना, आपके पास हर प्रोडक्ट में जीएसटी है ही, तो आप कंजम्पशन टैक्स पे फोकस करिए। और शायद ये एक ऐसा बोल्ड मूव होगा जो हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि ये हमारे लिए नेगेटिव होगा। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर में नेगेटिव दिखे, बट इवेंचुअली जब लोगों के पास पैसे आएंगे जेब में ना, तो वो कंज्यूम करेगा। और आज का जो जनरेशन है वो कंजम्पशन ड्रिवन कल्चर है, तो कंजम्पशन बेस में है। तो शायद यहाँ पे सही समय है, सरकार को सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। और अगर उतना भी बोल्ड नहीं होना है तो एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इसको ग्रेडियंट मैनर में लेके जा सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर हम अपने टैक्स फाइलिंग डेटा को देखें तो लगभग जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका है, लगभग 60-70% का ना, जो जीरो रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर जिनके जो रिटर्न वैल्यू है बहुत कम है। तो आप एक ऐसा बॉटल नंबर लेके आए जो इतना नंबर हो कि जो कंजम्पशन को ड्राइव कर सके। देखिए किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए ना कंजम्पशन ड्राइविंग फैक्टर बहुत जरूरी है। एंड अगर आप इतना स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे इस पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर ना, तो थोड़ा सा कंजम्पशन वहां इंपैक्ट होता है। एंड वो इंपैक्ट उनके ओवरऑल सेंटीमेंट को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो वहां भी देख रहे हैं, क्योंकि भाई जो देयर वो अपने लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। शायद एक बोल्ड डिसीजन के समय है। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे सुन रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इतनी हिम्मत है, तो लगा दे कि भाई हम पर्सनल इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, एटलीस्ट जो सैलरी वाले हैं उनका वोट उनको पक्का मिल जाना चाहिए। तो उनके लिए तो जिसको है वो करके देख लिया। और ये नुकसानदायक कभी नहीं होगा। ये कंजम्पशन से थोड़े टाइम के लिए 2 महीने, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में आपको इंपैक्ट दिखेगा, बट जो इसका कंट्रीब्यूशन है ना, वो कंट्रीब्यूशन आपको बाकी जगह से जो इनडायरेक्ट कंजम्पशन ग्रोथ होगा वहां से आपका वो बॉटम लाइन हो जाएगा और कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। एंड ये हो जाना चाहिए। और नहीं तो फिर इसका नंबर आप इतना कर दें कि आपका एक मेजोरिटी जो आपका टैक्स पेयर है वो इससे बाहर निकल जाए, तो ही आप कंजम्पशन को, क्योंकि जब कंजम्पशन पुश होगा ना तो वर्चुअली वो इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में आएंगे या फिर टूरिज्म में जाएंगे या ट्रैवल में जाएंगे, तो वहां वो स्पेंड पैटर्न आएगा और जो आपके लिए मूवमेंट होगा। तीसरा जो जरूरी है, जो मेरा विश लिस्ट हो सकता है, मैं हेल्थ फोकस्ड बहुत ज्यादा हूं, कि हमें जरूरी है कि हम, क्योंकि इस समय में हम अगर एज ए कंट्री सोचें तो हमारा जो वर्कफोर्स है, हमारे जो यूथ है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ या बाकी चीजों से भी जुड़े हुए हैं, बहुत परेशान भी हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं, एक अच्छा जीवन शैली दे सकते हैं। और ये तभी कर पाएंगे ना जब हम हॉलिस्टिक हेल्थ को पुश करेंगे। तो हॉलिस्टिक हेल्थ एक ऐसा पुश होना चाहिए जो ना ही हमको छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में हमें एक इकोनॉमिक हब बना के देगा, साथ ही साथ देगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया गवर्नमेंट के लिए, कि जैसे हमने आईटी को बूम देने के लिए एसईजेड्स बनाए थे और हमारे इतिहास ने देखा हमने बहुत अच्छा किया था, और शायद अब समय आ गया गवर्नमेंट को ऐसे अगर मैं नाम देना चाहूं तो वेलनेस इकोनॉमिक जोन WEZ गवर्नमेंट सोच सकती है। ये मैंने ऑफलेट अभी नाम 2 प्लेटफॉर्म्स पे दिया है कि WEZ बनाए जो वेलनेस इकोनॉमी जोन हो, जो हॉलिस्टिक हेल्थ फोकस्ड हो, आयुर्वेदा चाहे बीट एस्ट्रोलॉजी या बीट एनी अदर मेट्रिक जो हमारी अपनी हेरिटेज है, कि उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। और ये अपने आप में अगर पॉलिसी बेसिस पे अगर सही से इसको पुश दिया जाए तो ये एक ऐसा सेक्टर है हमारा इंटेलेक्चुअल हेरिटेज जो इंडिया के जीडीपी में कम से कम $600-700 बिलियन आपको कंजर्वेटिव तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। थोड़ा एग्रेसिव पुश मिलेगा, 1.2 ट्रिलियन डॉलर आपका कहीं नहीं जा रहा है। और अगर मैं आने वाले 6-7 साल की ग्रह दशाओं को भी देख लेना, तो वो जो ग्रह दशाएं हैं, क्योंकि प्लूटो जिस समय में है और बाकी जो हमारे जो दूर वाले ग्रह यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जिस समय अभी जिस गति में है ना, ये इस तरह के तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ाएंगे। लोग हमारे इनकी, तब लोग अपने बेसिक्स की तरफ वापस जा रहे हैं, और लोग जब बेसिक्स की तरफ वापस जा रहे हैं तो हमें तैयार होना पड़ेगा कि क्या हम ग्लोबली तैयार हैं
उसको अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि जो जापान है या चाइना है या बाकी ऐसे कंट्रीज हैं, वो कंपेरेटिवली अपने इस ट्रेडिशनल हेल्थ केयर पे काफी खर्च कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। तो शायद हमें ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को रिवाइव करने की जरूरत है, और ये पॉलिसी बेसिस या बिना पॉलिसी और एक एग्रेसिव पॉलिसी सपोर्ट के ये मुश्किल होगा। जी, ठीक है। तो सर ने अपनी विश लिस्ट को काफी इलैबोरेटिव वे में हमें समझा दिया है कि क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें सही लगती है उनको अपने पर्सपेक्टिव से, क्या चीजें सही नहीं लगती है और क्या उनकी डिमांड है आने वाले बजट से। काफी सारी सारी जानकारी हमने ले ली है। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, साथ ही साथ जो भी आपका अभी तक का R&D है और उस सारे के सारे चीजों को लेके हमें बताने के लिए। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये था आज का खास सेगमेंट जहां पे हमने करी बात बजट के बारे में कि बजट से हमें क्या आशाएं थी, क्या हमें उसके बाद निराशाएं भी हुई, क्या हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी और क्या चीजें हमें देखने को मिली बजट के अंदर। सारी की सारी जानकारी ले ली है कि किस सेक्टर को कितना मुनाफा हुआ है, किस सेक्टर की क्या डिमांड थी और उनकी कितनी डिमांडों को पूरा किया गया है। कल वापस से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।